नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए पछतावा कहानी का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। अगर आपने दो भागों को नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते माया का मन अपराध बोध हो गया। वो आगे पढ़ने लगी। तभी बाहर से आवाज़ आई, माया, माँ, बाबूजी की दवाई का समय हो गया है, पानी लाना तो। जी अभी लाई, माया ने जवाब दिया और दौड़कर पानी ले आई। जब माया पानी लेकर उनके पास आई तो उसने ध्यान से अपने सास ससुर की ओर देखा। उनके चेहरे की झुर्रियाँ आज कुछ ज़्यादा ही गहरा गई थीं। उनके भावहीन चेहरे के भीतर छुपे भाव शायद वे आज पढ़ पा रही थी। फिर राजीव ने कहा, माया, सब सामान ले आई ना तुम? तो माया बोली, नहीं, वो बस एक दो बैग पड़े हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहकर वे वापस अंदर गई। लेकिन डायरी में आगे क्या लिखा है, जानने की जिज्ञासा से उसने फिर से डायरी उठाने पर मजबूर कर दिया। आगे लिखा था, यूँ तो बहू मुझे रसोई में जाने नहीं देती थी, लेकिन पानी मांगने पर भी कोई पानी नहीं देने आता था तो मैं ही रसोई में जाकर पानी ले आती थी। फलों और मिठाइयों से फ्रिज भरा पड़ा रहता था, लेकिन मजाल है कि बहू हम तक कुछ पहुँचने दे। यहाँ तक कि नौकर भी छुप छुपा कर खा जाता था, लेकिन हमें तरसाकर रखा जाता था। हाँ, शाम को नौकर आकर दूध का गिलास ज़रूर देकर जाता था, लेकिन उस दूध में भी आधे से ज़्यादा पानी मिला होता था। देखकर ही दूध पीने की इच्छा ख़त्म हो जाती। एक मेरी बहू माया, जो सौंफ इलायची डालकर इतना स्वादिष्ट दूध बनाकर लाती थी हमारे लिए, और यहाँ ये पतला पानी जैसा दूध। भूख ना भी होती थी तो भी माया बहू ज़बरदस्ती रोटी देकर जाती। खाना खाएंगे तभी तो दवा खा पाएंगे। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर ही भूख लगने लगती। खाना खाने के बाद फल काट कर देना कभी भूली थी क्या वो? और यहाँ फ्रिज में पड़े भले ही सड़ जाएं, बाहर का नौकर खा जाए, लेकिन मजाल है घर बैठे सास ससुर के मुंह लगने दे छोटी बहू। मैंने भी मन ही मन ठान लिया कि अब और नहीं। राजीव का फ़ोन अक्सर आता रहता था हालचाल पूछने के लिए, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया था कि हम यहाँ कितनी परेशानी में हैं। मन नहीं चाहता था कि उसे परेशान करें, पर अब मेरा सब्र टूट चुका था। मैंने सोच लिया, अगली बार राजीव का फ़ोन आएगा तो मैं उसे कह दूँगी कि हमें यहाँ से ले जाए। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया था। सुबह सुबह रेखा खुद हमारे कमरे में आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। लीजिए बाबूजी, उसने कहा, दूध पी लीजिए। मैंने गिलास की ओर देखा और मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। दूध पर मलाई थी, गाढ़ा साफ, बिना पानी मिला हुआ। इतने दिन बाद ऐसा दूध देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रेखा गिलास रखकर चली गई। मैं और राजीव के बाबूजी चुप थे। तभी बाहर पोतों की आवाज़ आई। वे दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते बड़े ने छोटे से कहा, अरे आज मम्मी ने रामू काका को खूब डांटा। क्यों डांटा? छोटे ने हैरानी से पूछा। अरे वो रसोई का दरवाज़ा खुला छोड़ गए थे, बिल्ली अंदर घुस गई थी। सच्ची? छोटे ने आंखें फैलाकर कहा। हाँ, बड़ा हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ, वरना हमें वे दूध पीना पड़ता। बिल्ली ने तो सारा दूध झूठा कर दिया। अरे फिर तो मज़ा आ गया। छोटा चहक उठा। दोनों एक दूसरे को ताली मारने लगे और उनकी हंसी कमरे तक गूंज रही थी। मुझे समझते देर न लगी कि आज ये मेहरबानी क्यों। वो जो दूध बिल्ली ने झूठा कर दिया था, वह हमें परोसा गया था। मेरे मन में घृणा और दुख का तूफान उठा। ये इज्जत थी हमारी कि
हमें जानवरों का झूठा दूध दिया जाए। उसी समय मैंने रेखा को आवाज़ दी। राजीव के बाबूजी मुझे मना कर रहे थे। शकुंतला, रहने दो, बस 2-4 दिन की बात है। राजीव का फ़ोन आएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या ज़रूरत है अब कुछ भी कहने की, लेकिन मेरे लिए ये बर्दाश्त की हद से बाहर था। मेरा मन चीख रहा था। ये सिर्फ दूध की बात नहीं थी, ये उस तिरस्कार की बात थी जो हम हर पल सह रहे थे। मैंने फिर से आवाज़ दी, रेखा, रेखा बहू। वे अपने कमरे में जाकर बैठी थी कि मेरी आवाज़ सुनकर वो तमतमाती हुई बाहर निकली। क्या हुआ? उसकी आवाज़ में खींच थी, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। क्यों सारा दिन मेरे नाम की माला जपते रहते हैं आप? आपको कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मैं हैरान थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। उसका लहजा मेरे दिल को और चुभ गया, लेकिन मैंने गुस्से को पी लिया। सीधे सीधे कोई इल्ज़ाम लगाने की बजाय मैंने शांति से कहा, बेटी, आज हमारा दूध पीने का मन नहीं है। ये दूध का गिलास तुम बच्चों को दे दो। मेरी बात सुनकर रेखा का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। शायद उसे अंदाज़ा था कि मुझे कुछ पता चल गया है, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। रेखा गुस्से में बोली, नहीं, बच्चे नहीं पिएंगे ये दूध। अभी उनके दूध पीने का टाइम नहीं हुआ। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसका गुस्सा मुझे और भड़का रहा था। अरे तो क्या हुआ? बढ़ता शरीर है, दूध तो फ़ायदा ही देगा। और फिर मैंने बाहर खेल रहे पोतों को आवाज़ दी, अरे बेटा, इधर आओ। दोनों बच्चे दौड़ते हुए कमरे में आ गए। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मैंने बड़े पोते की ओर गिलास बढ़ाया। ये लो बेटा, दूध पी लो। तुम्हारी दादी का आज पीने का मन नहीं है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रेखा ने अंगारे जैसी आंखों से मेरी ओर देखा। मैंने कहा था ना, बच्चे नहीं पिएंगे वो। उसकी आवाज़ में अब खींच के साथ साथ एक अजीब सा डर था। मैंने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, क्यों? क्योंकि ये बिल्ली का झूठा दूध है, इसलिए ना। रेखा सकपका गई। उसके चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। नहीं तो, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें उसके झूठ को बयां कर रही थीं। तो फिर पीने दो बच्चों को ये दूध, मैंने शांत स्वर में कहा। मेरी बात सुनकर रेखा का चेहरा लाल हो गया। वो एकदम से मेरी ओर बढ़ी और पूरी ताकत के साथ मेरे हाथ से गिलास छीन लिया। अगले ही पल उसने गिलास ज़मीन पर दे मारा। कमरे में दूध बिखर गया था और कांच के टुकड़े फर्श पर फैल गए। बच्चे डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन रेखा यहीं नहीं रुकी। उसने जो मुझे खरी खोटी सुनाई, वो मेरे दिल को चीर गई। आपको शर्म नहीं आती? सारा दिन बस यही ड्रामे करती रहती हैं, हमें चैन से जीने नहीं देती। मेरे घर में मुझ पर ही रौब जमाती हैं, मेरा अपमान करती हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। राजीव के बाबूजी अपनी भीगी आंखें छुपा रहे थे। कमरे में जाकर रेखा ने शायद रोशन को फ़ोन कर दिया था। फिर कुछ देर में वह घर पहुंच गया। उसकी भारी आवाज़ गलियारों में गूंजी। क्या हो गया अब? हम दोनों कमरे में चुप बैठे थे। मुझे यकीन था कि जब मैं रोशन को सच बताऊंगी तो वह हमें ही सही ठहराएगा। आखिर हम उसके माँ बाप हैं। हमारा इतना तिरस्कार वह कैसे बर्दाश्त करेगा? कुछ देर बाद रोशन दरवाज़ा खटखटाए बिना भीतर चला आया। पीछे पीछे रेखा भी थी। उसने जो कहा वो शब्द नहीं, छुरियाँ थीं। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजे और फिर जैसे सब कुछ ठहर गया, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे याद नहीं उसने क्या क्या कहा, क्या क्या सुनाया। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन शब्द धुंधले हो गए। मेरी सांसें उखड़ने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जाने कब तक मैं बुद्ध बनी बैठी रही। जब होश संभाला तो राजीव के बाबूजी मुझे सहारा दे रहे थे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन वे चुप थे। शायद वे भी टूट चुके थे। अगली सुबह राजीव के
बाबूजी ने रोशन को आवाज़ दी और कहा, बेटा हमें वापस वहीं छोड़ दो, राजीव के पास, हमारे अपने घर। हमारा मन वहीं लगता है। रोशन ने एक हल्की सी ठीक है कहा, जैसे किसी जिम्मेदारी से छुटकारा मिला हो। पीछे रेखा भी सुन रही थी। उसके चेहरे पर राहत छा गई, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। वह पहली और आखिरी बार था जब हम उस घर में गए थे। माया की उंगलियां कांप रही थीं। डायरी का वे पन्ना जो अब तक उसने पढ़ा था, पूरी तरह भीग चुका था। उसके आंसुओं से स्याही कुछ जगहों पर फैल गई थी। उसने गहरी सांस ली और अगले पन्ने पलटने लगी। 3 दिन पहले की तारीख थी। आज मैंने अपनी बहू माया के मुंह से कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। वो हमें यहाँ से भेजने की बात कर रही थी। मैं जानती हूँ ये उसका गुस्सा नहीं था, वह उसकी मजबूरी थी। मेरा राजीव कितना प्यारा बच्चा है। अपनी हर परेशानी को वह खुद अपने कांधों पर ले लेता है, लेकिन किसी और को तकलीफ नहीं होने देता। और मेरी माया, ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। न जाने कौन से ऐसे पुण्य किए थे पिछले जन्म में, जो माया हमारी बहू बनकर आई। जानती हूँ उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, हमारी दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस का खर्चा और पूरा घर वे सब अकेले संभालती है। कभी कभी सारी परेशानियों से उसका मन भारी हो जाता है, लेकिन वे फिर भी हमें प्यार देती है। मैं बस दुआ करती हूँ कि मेरा राजीव और माया, मेरी सुमन और देव सब हंसते रहें हमेशा के लिए। अगर हमारे जाने से उनका बोझ हल्का होगा तो हम चले जाएंगे। बस इतना चाहती हूँ कि भगवान मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखें, उन्हें सारी परेशानियों से उबार दें। एक माँ का आशीर्वाद है। माया की सांसें जैसे रुक गई थीं, उसका गला भरा हुआ था। वे कुर्सी पर बैठ गई, हाथों से चेहरा ढक लिया। उसके भीतर सवाल गूंजने लगे। क्या अपने सुख के लिए माँ बाप का त्याग वाजिब है? क्या वे सच में बोझ बन गए हैं, या हम ही संदेवनाहीन हो गए हैं? हाँ, उनके इलाज का खर्चा भारी था। हाँ, बच्चों के लिए बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर पाती थी, लेकिन उनकी सेवा करके जो आशीर्वाद मिलता था, उस आशीर्वाद से जो सुकून मेरे दिल को मिलता था, क्या उस सुकून का कोई मूल्य हो सकता है? उधर टैक्सी बाहर खड़ी थी। सामान रखा जा चुका था। राजीव ने माया को आवाज़ दी, माया आ जाओ, टैक्सी आ गई है। शकुंतला जी और रामलाल जी ने खड़े होकर बेचैन नज़रों से अपने घर की ओर निहारा, जहां उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिताई थी। तभी कमरे से बाहर आई माया, भीगे चेहरे के साथ। कुछ पल दरवाजे के पास ही खड़ी रही, फिर आवाज़ दी, माँ। तो शकुंतला जी रुएसी आवाज़ में बोली, आजा बेटी, तेरा इंतज़ार कर रही थी। कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन माया दौड़ी दौड़ी आई और भरी आंखें लिए अपनी सासू माँ को अपनी बाहों में भर लिया। फूट फूट कर रो पड़ी। वो मन के भीतर की गांठ खुल चुकी थी, जो कुछ महीनों से दिल में गुस्से और बोझ के नाम पर जमा हो रहा था, वो अब आंसुओं के साथ बह रहा था। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे पास। ये सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। वे माया को रोते हुए हैरानी से देख रहे थे। राजीव ने चौंक कर पूछा, माया तुम रो क्यों रही हो? आखिर हो क्या गया? और अब टैक्सी भी आ गई है। तो माया अपने सास ससुर का हाथ थामते हुए हिचकियाँ लेते हुए बोली, मैंने कहा ना, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पैसों की तंगी है तो मैं घर पर सिलाई का काम शुरू कर लूँगी, लेकिन इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। आप लोग अंदर चलिए। विनोद, सुमन, सारा सामान वापस लेकर अंदर आ जाओ। ये बातें सुनकर जहाँ राजीव का मन प्रसन्न हो गया, दोनों बच्चे भी खुशी से चहक उठे। फिर दादा दादी की ओर दौड़े और लिपट गए।
इधर शकुंतला जी और रामलाल जी की आंखों से भी सावन के बादल बरस रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि माया के हृदय परिवर्तन का कारण क्या था, लेकिन इतना ज़रूर समझ पा रहे थे कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। राजीव कुछ कहने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजा। वो चुपचाप उठा। फ़ोन सुनते ही उसकी सांसें अटक गईं। माया और बाकी सब उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ? पापा, आप ठीक तो हैं ना? राजीव कुछ पल चुप रहा, फिर बैठ गया। मेरा मेरा प्रमोशन हो गया। उसने फटी फटी आंखों से माया की ओर देखा। अगले महीने से मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। सुमन चिल्लाई। सच में पापा, आपका प्रमोशन? विनोद कूद पड़ा। अब दादू का ऑपरेशन भी हो जाएगा, दादी की दवाई और हमारी कोचिंग क्लास की फीस भी। दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। कांपते हाथों से माया ने सास ससुर के पांव छुए। माँ, बाबूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। आप ही तो हमारी ताकत हैं। आपके बिना ये घर घर कहाँ रह जाता। रामलाल जी ने कांपती हथेलियों से बहू का सिर सहलाया और शकुंतला जी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। माया, राजीव, बच्चे सब एक साथ लिपट गए। सारी शिकायतें, सारे दुख, सारे बोझ उस एक आलिंगन में कहीं पीछे छूट गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, माया ने अंत में जो किया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर से किसी और की भी सोच बदल सकती है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।